So, hello everyone, welcome to part 6 of the series Previous Year's Chapter Wise CBSE Board Exam Question Paper or Question Set that came in the year from 2021 to 2025. Okay, so लास्ट कुछ क्लासेस में या फिर लास्ट कुछ पार्ट्स में ऑलरेडी हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं जो क्वेश्चंस हमारे 2021 से लेके 2025 तक जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन क्वेश्चन पेपर्स में आने वाले क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कुछ कुछ आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं डिस्कशन आज की क्लास का। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। Dash keyword is used in select statement along with column name to display duplicate values once in the result of an SQL query। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो क्वेश्चन बोला है कि ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो कि हम सिलेक्ट स्टेटमेंट मतलब सिलेक्ट कमांड के साथ यूज करते हैं along with कॉलम नेम के साथ क्या डिस्प्ले करने के लिए, टू डिस्प्ले डुप्लीकेट वैल्यू वंस। डुप्लीकेट वैल्यू को अगर हमें मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स अगर सेम टाइप का वैल्यू है उसको हमें सिर्फ एक ही बार दिखाना है, तो उसके लिए हम सिलेक्ट स्टेटमेंट या फिर सिलेक्ट कमांड के साथ कौन से कीवर्ड को यूज करेंगे जब भी हम एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे तो। ओके, तो क्वेश्चन मैंने आसान तरीके से समझा दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी से बता दो। सो इसका आंसर क्या होगा अभी चेक करते हैं। सो आंसर होगा डिस्टिंक्ट कीवर्ड। अगर हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज करते हैं सिलेक्ट कमांड के साथ तो वो क्या करेगा, जिन भी एट्रीब्यूट्स का वैल्यू हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ एन एसक्यूएल क्वेरी, तो वो क्या करेगा, जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज आएंगे उनको सिर्फ वंस ही डिस्प्ले करेगा, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स डिस्प्ले ना करके। सो द आंसर इज डिस्टिंक्ट। Let's move to the next question, question number 2. So question number 2 is out of many types of DBMS users, हम जानते हैं different type of DBMS users हैं जैसे कि DBA, application programmer, system analyst, tester. Okay, so dash is responsible, तो इनमें से कौन सा DBMS user responsible है to determine the requirements of the end user। एंड यूजर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको डिटरमाइन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, एज वेल एज देन डेवलप स्पेसिफिकेशंस टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस उसके लिए होना चाहिए एंड यूजर के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। ये सारा चीज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह के डीबीएमएस यूजर का है। चार ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास हैं, एक है डीबीए और एक है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, थर्ड वन सिस्टम एनालिस्ट एंड फोर्थ वन टेस्टर। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। क्वेश्चन बोला है कि ऐसा कौन सा डीबीएमएस यूजर है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डिटरमाइन करना कि एंड यूजर्स का रिक्वायरमेंट क्या है और एंड यूजर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हमें डेवलप करना जरूरी है, क्या क्या फीचर्स हमारे मतलब जो डीबीएमएस बेस्ड एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या फीचर्स होना जरूरी है, ये कौन डिटरमाइन करेगा, कौन डिफाइन करेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से डीबीएमएस यूजर का है। मैंने बहुत ही क्लियरली क्वेश्चन को समझा दिया है। आई होप आंसर सब कोई सिलेक्ट कर चुके होंगे। अभी हम आंसर चेक करेंगे। सो आंसर इज सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट का काम है एनालिसिस करना कि एंड यूजर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, उन रिक्वायरमेंट्स को यूजर्स को प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस डेवलप करने पड़ेंगे हमारे एप्लीकेशन में या फिर हमारे सिस्टम में। ओके, तो ये सारी चीजें डिटरमाइन करने का काम जिस डीबीएमएस यूजर का होता है वो है सिस्टम एनालिस्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. So question number 3 is Rasmi is not able to leave a blank in the salary column of the employee table. तो रश्मि ट्राई कर रहा है कि कोई भी सैलरी कॉलम में कोई भी एक एम्प्लॉय का वैल्यू जो है वो ब्लैंक छोड़े, पर वो उसको ब्लैंक नहीं रख पा रहा या फिर उसको ब्लैंक नहीं छोड़ पा रहा। सो विच कंस्ट्रेंट अप्लाइड ऑन द फील्ड सैलरी। तो सैलरी फील्ड में ऐसा कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई किया गया होगा जिसके वजह से रश्मि मतलब अनेबल हो रहा है कोई भी वैल्यू वहां पे ब्लैंक छोड़ने के लिए, मतलब कोई भी वैल्यू वो ब्लैंक नहीं छोड़ पा रहा है कोशिश करने से भी। ऐसा कौन सा कंस्ट्रेंट वहां पे अप्लाई किया गया है जिसके वजह से इस तरह के सिचुएशंस रश्मि को फेस करने पड़ रहे होंगे। चार ऑप्शंस हैं,
First constraint is not null constraint, then default constraint, then check constraint, that then नॉट ब्लैंक कंस्ट्रेंट। तो चार यहाँ पे कंस्ट्रेंट के ऑप्शंस हैं, इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? ओके, अभी आंसर चेक करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि रश्मि इज नॉट एबल टू लीव ए ब्लैंक। ओके, मतलब रश्मि एक भी टप्पल का बॉक्स जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़ पा रहा सैलरी वाले कॉलम में। दैट मीन्स सैलरी कॉलम या फिर सैलरी एट्रीब्यूट में एक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया गया है, जो कंस्ट्रेंट हमें ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, मतलब कोई भी वैल्यू को हम नल नहीं छोड़ सकते। तो उसके लिए कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई होना चाहिए? उसके लिए अप्लाई होना चाहिए नॉट नल कंस्ट्रेंट। ओके, सो द आंसर इज नॉट नल कंस्ट्रेंट। Okay, let's move to the next question. Question number 4. This question is from operating web based application. Okay, from now onwards we will discuss questions from operating web based application chapter. Okay, so the question number 4 is, what is the full form of NEGD? ओके, सो ऐसे बाकी फुल फॉर्म्स भी इस चैप्टर से आ सकते हैं, जैसे कि NEGP का फुल फॉर्म क्या है, ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या है, ए बिजनेस का फुल फॉर्म क्या है। ओके, वैसे और भी अलग अलग बहुत से फुल फॉर्म्स हैं। ओके, तो फुल फॉर्म को बहुत अच्छे से इस चैप्टर से कवर करना, क्योंकि एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। NEGD का फुल फॉर्म क्या है? चार ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? जल्दी से सिलेक्ट करो, फिर हम चेक करेंगे वो आंसर सही है या नहीं। ओके, अभी आंसर चेक करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। ओके, NEGD का फुल फॉर्म है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, इन विच फेज ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। हम जैसे कि हमारे सिलेबस के हिसाब से हम पढ़े हैं कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के मेनली चार फेजेस होते हैं, है कि नहीं? सो उनमें से किस फेज में या फिर कौन से फेज में will the feasibility of the project be checked? प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी चेक कौन से फेज में होता है? वो 4 फेजेस में से। ओके, सो कौन सा सही आंसर है? जल्दी से आंसर खुद से डिसाइड करो, फिर हम चेक करेंगे वो आंसर सही है या नहीं। ओके, अभी हम आंसर चेक करते हैं। सो आंसर इज रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज, फर्स्ट फेज। ओके, so first phase is the requirement definition phase, then second one is the design phase, third one is the implementation phase, and fourth one is the testing and maintenance phase. Okay, so फर्स्ट फेज में ही हम चेक करते हैं कि प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं। So the answer will be requirement definition phase. Let's move to the next question, question number 6. So the question number 6 is, नेम एनी टू एजुकेशनल वेबसाइट्स। कोई भी दो एजुकेशनल वेबसाइट्स का नाम लिखना है, तो हमेशा कोशिश करना कि जितने एजुकेशनल वेबसाइट्स का नाम हमारे बुक में है, एनसीईआरटी बुक में है कि नहीं, हम उनमें से कोई भी दो बुक का नाम, मतलब दो वेबसाइट का नाम लिखें। सो ये हमारे लिए बेहतर है। ओके, तो वैसे ही एनसीईआरटी बुक में बहुत से एजुकेशनल वेबसाइट्स का नाम दिया है, तो उनमें से कोई भी दो नाम हम आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो आई होप सब आंसर ऑलरेडी लिख चुके होंगे, अभी हम चेक करेंगे। सो जैसे कि बुक में दिया गया होगा, खान एकेडमी, udacity.org, coursera.org, edx.org, w3schools.com, ऐसे और भी बहुत से वेबसाइट्स के नाम अवेलेबल हैं एनसीईआरटी बुक में। ओके, तो इनमें से ये कुछ इम्पोर्टेंट नाम मैंने एजुकेशनल वेबसाइट्स का यहाँ पे मेंशन किया है, इनमें से कोई भी दो एजुकेशनल वेबसाइट का नाम हम लिख सकते हैं। तो एग्जाम में और भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि नहीं, जैसे कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड, मतलब एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करने वाला वेबसाइट कौन सा है, मैथमेटिक्स एंड साइंस के रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करने वाला साइट कौन सा है कि नहीं। जैसे कि बहुत ही बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल जो कंपनीज हैं, उनके द्वारा फ्री में प्रोवाइड किए जाने वाले वेबसाइट्स कौन कौन से हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर होके जाना है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। In a web application development process, data connectivity between front-end interface and back-end database happens in the dash phase.
तो 4 फेज है, ऑलरेडी मैंने बोला था, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज, डिजाइन फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज, देन टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस फेज। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि ऐसे कौन सा फेज है जिस फेज में हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड इंटरफेस को बैक एंड डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने वाला काम करते हैं। तो फ्रंट एंड इंटरफेस को बैक एंड डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हम कैसे कनेक्ट करेंगे, बाय राइटिंग सम कोड और प्रोग्राम। सो कोड लिखना या फिर प्रोग्राम लिखना कौन से फेज में हम करते हैं, तो 4 ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन है। आई होप सही आंसर अभी तक सब कोई सिलेक्ट कर चुके होंगे। अभी हम आंसर चेक करेंगे। द आंसर विल बी इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम इम्प्लीमेंट करते हैं बाय राइटिंग कोड, और उसी फेज में ही हम फ्रंट एंड इंटरफेस को बैक एंड डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। Okay, so the answer will be implementation phase. Let's move to the next question. Question number 8. Question number 8 is, which of the following ICT enabled services have not been set up by the Indian government? Okay, कौन सा ICT enabled service इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप नहीं किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, सेकंड ऑप्शन परचेज ऑफ मूवी टिकट्स, थर्ड ऑप्शन RTI एप्लीकेशन सबमिशन, फोर्थ ऑप्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो इनमें से कौन सा आईसीटी इनेबल्ड सर्विस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप नहीं किया गया है? ओके, 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से सिलेक्ट करो। ओके, आंसर चेक करते हैं। सो आंसर इज परचेज ऑफ मूवी टिकट्स। तो ये जो आईसीटी इनेबल्ड सर्विस है, ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता, पर बाकी जो 3 सर्विसेज हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज, नेम एनी 2 आईसीटी टूल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ई गवर्नेंस। ऐसे कोई 2 आईसीटी टूल्स का नाम बताओ जिनको हम ई गवर्नेंस में यूज करते होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके, आंसर चेक करते हैं। देखो, ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज को अगर हम पाना चाहते हैं तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो जो सबसे बेसिक सबसे सिंपल आईसीटी टूल्स हमें चाहिए ई गवर्नेंस के लिए, दैट इज इंटरनेट एंड कंप्यूटर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Name the national portal which provides a single window access to information and services being provided by various government entities. ओके, तो बोला है कि ऐसा कौन सा नेशनल पोर्टल है या फिर नेशनल वेबसाइट है इंडियन गवर्नमेंट का, जो कि हमें एक सिंगल विंडो एक्सेस प्रोवाइड करता है वो सारे इंफॉर्मेशन, वो सारे सर्विसेज के लिए, जो कि अलग अलग गवर्नमेंट एंटिटीज मतलब अलग अलग गवर्नमेंट बॉडी या फिर अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला जितने भी इंफॉर्मेशन है, सर्विसेज हैं, वो सब हमें एक सिंगल प्लेस में जो मिलता है, वो सिंगल प्लेस या फिर सिंगल वेबसाइट या फिर सिंगल पोर्टल का नाम क्या है? ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं। आंसर इज www.india.gov.in। ओके, सो india.gov.in एक ऐसा नेशनल पोर्टल या फिर एक ऐसा नेशनल वेबसाइट है जहाँ जो कि हमें सिंगल विंडो एक्सेस प्रोवाइड करता है वो सारे इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज के लिए, जो कि अलग अलग गवर्नमेंट एंटिटीज या फिर अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ओके, गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन को हम इस वेबसाइट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसके बदले क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन भी आता है कि गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर्स हैं, सारे सेक्टर्स के अलग अलग वेबसाइट्स हैं, और वो सारे के सारे वेबसाइट्स हमें एक कॉमन वेबसाइट में मिलता है, एक कॉमन पोर्टल में मिलता है। उस पोर्टल को हम क्या बोलते हैं? ओके, उस पोर्टल को हम बोलते हैं GOI डायरेक्टरी। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टरी। ये एक नेशनल पोर्टल है या फिर वेबसाइट है जिसके माध्यम से जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स के वेबसाइट्स हैं, सारे के सारे वेबसाइट्स को हम सिंगल पोर्टल के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। सो इस तरह से बोर्ड एग्जाम में आने वाले और कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।